हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, आज इस कक्षा में हम कक्षा 11 का विषय लेकर आए हैं और कक्षा 11 में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है रोजगार की समस्या। इस चैप्टर से पहले आपका एक चैप्टर और था आधारिक संरचना। तो आधारिक संरचना वाले चैप्टर को मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जो आपका सिलेबस अब रिवाइज हुआ है उस सिलेबस के अंदर आधारिक संरचना को कट कर दिया गया है, तो इसलिए हम उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोगों की उस चैप्टर को पढ़ने की इच्छा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर को कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर रोजगार की समस्या, जो कि हमारा चैप्टर 10 है। तो रोजगार की जो समस्या है, अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, पूरे देश की समस्या है। और ये समस्या दिन पर दिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे और भी बदतर होती जा रही है। तो जनसंख्या बेरोजगारी की जो समस्या है, जो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, इस समस्या से निपटना सरकार के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो ना केवल ये एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक व्यक्ति तो इससे सफ़र करता ही है, निर्धन रहता है, वो अपनी आजीविका नहीं कमा पाता, अपनी ज़रूरतों को आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन एक राष्ट्र के अंदर भी अगर लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित हैं, तो वो राष्ट्र अपने मानवीय संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा है। एक राष्ट्र के अंदर जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के लोग अगर काम कर रहे हैं, वो अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो इट मीन्स राष्ट्र के अंदर वो उत्पादन का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बेरोजगार हैं, इट मीन्स उस देश का मानवीय संसाधन क्या कर रहा है, वो अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो राष्ट्र के लिए भी ये बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी कहते किसे हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, लिखित में परिभाषा की बात करें, तो बेरोजगारी या बेरोजगार कौन होता है? बेरोजगार वो व्यक्ति होता है जो प्रचलित मजदूरी दर पर, आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ मजदूरी दर नहीं लिखा है, यहाँ पर प्रचलित मजदूरी दर नाम लिया गया है, यानी कि जो आजकल चलन में है, जो भी मजदूरी दर है वर्तमान में, वो हमारी क्या कहलाएगी? प्रचलित मजदूरी दर। जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार भी है और इच्छुक है, ये दूसरी बात है। जो भी प्रचलित में है, वर्तमान में मजदूरी दरें हैं, उनके ऊपर व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, इच्छुक है, लेकिन उसे काम ना मिले तो उस व्यक्ति को हम बेरोजगार कहेंगे। यहाँ प्रचलित इसलिए कहा गया है, अगर कोई कहे कि भाई नहीं, मेरे को तो प्रचलित से कुछ और भी बढ़कर बोले, तो उसे हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो उसकी खुद की अपनी अलग से उसकी डिमांड हो गई कि मेरे को इतना नहीं, इतना चाहिए। प्रचलित मजदूरी दर पर भी वो काम करना चाहता है, काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। यहाँ आप जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, मैं उनको क्लियर करना चाहूँगी कि एक चीज़ और भी है, तैयार और इच्छुक। यहाँ योग्य शब्द भी हम लिख सकते हैं, योग्य। एक व्यक्ति का काम करने के योग्य होना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति काम करने के योग्य ही नहीं है, वो उसके अंदर वो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर शारीरिक रूप से वो कमजोर है, तो उस जो काम नहीं कर सकता, तो उसे भी हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। बेरोजगार हम किसे कहेंगे? जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए योग्य है, इच्छुक है, तैयार है, लेकिन उसे काम ना मिले, वो बेरोजगार कहलाएगा। अगर वो काम करने के योग्य ही नहीं है तो हम उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे। अगर वो प्रचलित दर पर काम करना नहीं चाहता तो भी हम उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे। हम उसे बेरोजगार कब कहेंगे? कि वो प्रचलित दर पर काम करने के लिए तैयार है, काम करने के योग्य भी है, काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे बेरोजगार। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो 15 से 60 आयु वर्ग जो है, 60, इस आयु वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं, जो काम करने के लिए योग्य है, काम करने के इच्छुक है, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम बेरोजगार। 15 वर्ष से जिसकी आयु कम है, इट मीन्स वो बच्चे हैं, अभी हम उनको काम पर नहीं लगा सकते। और 60 वर्ष की आयु के बाद वो वृद्धावस्था या जैसे हमारी जो सरकारी जो स्कीम है उसके तहत भी उन्हें रिटायर कर दिया जाता है, तो 15 से
60 का जो आयु वर्ग है उसके अंतर्गत अगर लोग आते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, काम करना चाहते हैं, काम करने के योग्य हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में आता है 3 चीजें और आती हैं। पहला श्रम की पूर्ति, श्रम बल और कार्य बल। ये तीनों हम एक साथ करेंगे। इनके अंदर क्या अंतर है और ये क्या होते हैं, इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो श्रम पूर्ति, श्रम पूर्ति का अर्थ क्या है? इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहली बात जो याद रखोगे कि श्रम की पूर्ति और जो मजदूरी दर, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। श्रम की पूर्ति किस पर निर्भर करती है? मजदूरी की दर पर। आप यहीं से इसकी परिभाषा भी समझ पाएंगे कि श्रम की पूर्ति क्या होती है, जो मजदूरी की दर पर निर्भर करती है। आप लोग देखोगे कि मान लिया एक दिन में काम करने की जो मजदूरी दर है, पूरा दिन काम करते हैं, जितने घंटे उनके काम होते हैं, उनको काम करने के लिए बदले में 300 रुपये मिलते हैं। अगर वो 300 रुपये बढ़कर 400 हो जाए या 500 हो जाए, तो बहुत सारे लोग और भी ऐसे होंगे जो काम करने पहले काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब 500 रुपये में वो काम करने के लिए तैयार हो गए। तो श्रम की पूर्ति वही होती है जो मजदूरी की दरों पर निर्भर करती है। अगर मजदूरी की दरें बढ़ जाएगी तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। अगर मजदूरी की दर कम हो जाती है, मान लिया मजदूरी जो भी है प्रचलन में जितनी भी है, मान लिया 400 है, तो 400 से घटकर वो 200 हो जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम करना ही नहीं चाहेंगे। तो श्रम की पूर्ति वही है जो किस पर निर्भर करती है? मजदूरी की दरों पर। अगर मजदूरी की दर बढ़ जाती है तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाती है। अगर मजदूरी की दर कम हो जाती है तो श्रम की पूर्ति भी घट जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रम की पूर्ति क्या है? परिवर्तनशील है, ये घट बढ़ सकती है, परिवर्तनशील है, इसके अंदर कमी भी हो सकती है, इसके अंदर वृद्धि भी हो सकती है। तो श्रम की पूर्ति क्या है? जिसके अंदर परिवर्तन आ सकता है। दूसरी चीज, जो श्रम की पूर्ति के अगर हम माप की बात करें, कैसे इसको मापा जाता है, तो इसे श्रम दिवसों के रूप में मापा जाता है। यहाँ पर आपका एक नंबर का प्रश्न भी बन सकता है, श्रम दिवस। भारत के अंदर अगर हम श्रम दिवस की बात करें तो एक दिन में 8 घंटे जो काम है उसमें हमारा एक श्रम दिवस बन जाता है। तो क्योंकि श्रम की पूर्ति क्या है? परिवर्तनशील है, वो मजदूरी की दरों पर निर्भर करती है, और श्रम दिवस के रूप में या 8 घंटे के रूप में हम इसको माप सकते हैं। तो जब मजदूरी की दरें घटती हैं तो ये श्रम दिवस हमारे कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। जब मजदूरी की दरें बढ़ती हैं तो हमारे श्रम दिवस भी बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुई बच्चों श्रम पूर्ति। श्रम की पूर्ति यानी कि क्या है कि भाई ये परिवर्तनशील है, अगर मजदूरी दरें बढ़ेंगी तो ये बढ़ भी जाएगी, घटेगी तो घट भी जाएगी। दूसरी चीज जो श्रम बल है वो क्या है? इन दोनों में अंतर भी हम साथ साथ करेंगे। जो वास्तव में काम करने के इच्छुक हैं और काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर तो मजदूरी की दरों के ऊपर निर्भर कर रहा था। अगर मजदूरी की दरें बढ़ गई तो ये ज्यादा लोग काम करने के इच्छुक हो जाते हैं, अगर मजदूरी की दरें घट गई तो कम लोग हो जाते हैं। तो लेकिन श्रम बल इससे अलग कैसे है कि ये मजदूरी की दरों पर निर्भर नहीं करेंगे, ये तो वास्तव में काम कर रहे हैं। जो वास्तव में काम कर रहे हैं, मजदूरी के घटने बढ़ने का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मजदूरी दरों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रम बल क्या होता है? जिसके ऊपर मजदूरी दरों का प्रभाव नहीं पड़ रहा, जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग काम छोड़ दे रहे थे क्योंकि मजदूरी घट गई थी, जब मजदूरी बढ़ जाती थी तो और भी आ जाते थे, लेकिन ये कौन है? जो वास्तव में काम कर रहे हैं, इनके ऊपर मजदूरी दरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम श्रम बल को मापने की बात करें, जैसे हमने श्रम की पूर्ति को श्रम दिवस में माप दिया, ऐसे ही अगर हम श्रम बल को मापने की बात करें तो इसे हम मजदूरों की संख्या से मापते हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि श्रम बल क्या होगा? ये मजदूरों की संख्या जो काम कर रहे हैं वास्तव में, मजदूरी दरों का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो श्रम की पूर्ति इससे अधिक हो सकती है, लेकिन श्रम बल इससे कम क्यों रहेगा? क्योंकि ये मजदूरों की संख्या के ऊपर मजदूरी दर जो है उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और मजदूरों की संख्या कितनी है जो वास्तव में काम कर रहे हैं वही इसका माप है। तो श्रम बल क्या हुआ? जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं वो क्या है? हमारा श्रम बल। श्रम की पूर्ति इससे अधिक भी हो सकती है। अब तीसरी चीज जिसे कहते हैं हम कार्यबल। कार्यबल श्रम बल से भी थोड़ा सा अलग है। क्या है? इनकी एक नंबर की हमारी परिभाषा भी हो सकती है, 2 नंबर की। तो कार्यबल क्या होता है? जो वास्तव में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इससे अलग क्या है? इसके अंदर श्रम बल के अंदर भी यही था, वास्तव में काम कर रहे हैं, कार्यबल में भी इसके अंदर आ गया। थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? मैंने यहाँ लिखा था काम कर रहे हैं और काम करने की इच्छुक है, लेकिन यहाँ मैंने देखो लिखा है इच्छुक को कट करके, तो यहाँ इच्छा की बात नहीं आएगी, यहाँ इच्छा की बात नहीं आएगी।
कार्यबल तो कौन होगा? जो वास्तव में काम कर रहा है, वास्तव में जो काम कर रहा है। इसमें इच्छा की बात खत्म हो जाती है। भाई काम जो करने वाले हैं, यहाँ तो कुछ ऐसे भी थे जिनकी काम करने के जो इच्छुक थे या जो काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये दोनों चीजें थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक ही चीज कि जो वास्तव में काम कर रहा है, यानी कि एक तरह से जिसको रोजगार मिला हुआ है, वो क्या है? कार्यबल के अंतर्गत आता है। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद, श्रम बल और कार्यबल दोनों को पढ़ने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं? हम बेरोजगारी या रोजगार की संख्या निकाल सकते हैं। और जब हम पढ़ लेते हैं तो बेरोजगारों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या कैसे निकलेगी? बेरोजगारी की संख्या वो निकलेगी अगर श्रम बल में से हम किसे माइनस कर दें? श्रम बल माइनस कार्यबल अगर हम कर दें तो वो क्या हो गया? हमारी बेरोजगारों की संख्या। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद करना है कि इसके अंदर वो सब लोग थे जो काम कर रहे थे, जो काम करने के इच्छुक भी थे, मजदूरी दरों का लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया प्रचलित मजदूरी दर, उसके ऊपर तो मजदूरी दरों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जो काम कर रहे हैं और काम करने के इच्छुक है वो इसके अंदर दोनों आएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ वो आएंगे जो काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम अगर श्रम बल में से कार्यबल को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? बेरोजगारी की समस्या। इसके बाद एक और फार्मूला है यहाँ पर, सहभागिता दर। सहभागिता दर क्या होती है? सहभागिता दर का भी आप लोगों को फार्मूला याद करना है। जो कार्यबल है हमारा, वो कार्यबल यानी कि जो वास्तव में लोग काम कर रहे हैं, जिनको रोजगार मिला हुआ है, वो क्या है? कार्यबल। इस कार्यबल के अगर हम बटे करें जनसंख्या, जो हमारी राष्ट्र की जनसंख्या है वो जनसंख्या, और गुणा करें तो ये क्या आ जाएगा? हमारी सहभागिता दर आ जाएगा। एक देश की जनसंख्या कितनी है और उस देश के कितने लोगों को काम मिला हुआ है, उस देश की जनसंख्या और कितने लोगों को काम मिला हुआ है, उनका प्रतिशत, वही क्या कहलाता है? सहभागिता दर। कि भाई इतने इस देश के इतनी जनसंख्या में से कितने लोगों को काम मिला हुआ है, वो कार्य करने में सहभागी है। तो ये हो गई हमारी सहभागिता। तो बच्चों, हमने आज इतना ही पढ़ा कि बेरोजगारी की होती क्या है, इसके अंदर प्रचलित मजदूरी का आना जरूरी है, काम करने के तैयार होना, इच्छुक होना और योग्य होना जरूरी है। उसे ही हम बेरोजगार कहेंगे। जो योग्य नहीं है, काम करने के इच्छुक नहीं है, तो उसे हम बेरोजगारों की गिनती में नहीं गिनेंगे। इसके बाद श्रम की पूर्ति क्या होती है, श्रम बल क्या होता है, कार्यबल क्या होता है, इन तीनों की परिभाषा और इन तीनों में अंतर, ये उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और इसके बाद इसके अंदर दो हमारे फार्मूले बनते हैं, एक बेरोजगारी की संख्या निकालने का और दूसरा किसको निकालने का? सहभागिता दर निकालने का। तो आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में निकाल कर जरूर बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।